नमस्कार सभी स्टूडेंट को। आज देखो हमने पिछले जो वीडियो पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़े थे एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण, जिनके बारे में हमने 8 लक्षण पढ़ चुके हैं। लगभग मेरे साइड में 7 लक्षण पूरे हो चुके थे। आज अपन 8वां लक्षण करते हैं। तो वो व्यवस्था कौन सी बेटा? एकात्मक। अब देखो एक चीज, इसमें एकात्मक जो लक्षण है, जो हमारे शासन व्यवस्था के कौन से लक्षण है बेटे? एकात्मक लक्षण। इन एकात्मक लक्षणों को प्रकट करने वाले ऐसे तत्व जिनसे ये लगे हमें कि जो सरकार है वो किसकी है? सेंट्रल की है। मतलब चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, इनमें ज्यादा जो चौदा दिया गया वो किसको दिया गया? केंद्र सरकार को। तो इस केंद्र सरकार की मजबूती और इसी के आधार पर अपन एकात्मक लक्षण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 7 लक्षण हमने पिछले वीडियो में पूरे कर चुके हैं। आगे के जो लक्षण है अपन कह सकते हैं 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर क्या बताया गया है कि प्रारंभिक बातों में संविधान में एकरूपता। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ था उस समय कुछ ऐसी बातें थी जिनमें हमें एक रूपता देखने को मिली थी। क्या मिली थी? एक रूपता। मतलब वो केवल केंद्र सरकार के पास ही रही थी, वो कभी भी राज्य सरकार के पास नहीं रही थी। जैसे सबसे पहले बात करें अपन संविधान में दीवानी एवं फौजदारी संबंधी मामले संपूर्ण देश में केंद्र के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर देखा जाए तो जो प्रारंभिक बातों में संविधान की एकरूपता है, उसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो दीवानी है, कौन सा? दीवानी और जो फौजदारी। दीवानी का मतलब होता है रुपये पैसे धन, और फौजदारी का मतलब होता है दंड। क्या होता है बेटे? दंड। तो इन दोनों की जो सेक्टर है वो हमारे पास में केवल किसके पास में बचा है? केंद्र सरकार के पास में। किसके पास में? केंद्र सरकार के पास में। तो ये भी एक एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या माना जाता है? लक्षण। अगला यदि प्रारंभिक बातों में देखें तो अगला कौन सा है? संपूर्ण देश के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन। कहने का मतलब है कि जो हमारा संपूर्ण देश है उसके लिए केवल एक ही निर्वाचन आयोग बनाया गया है, और जो कि हमें एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण की ओर प्रकट कर। तीसरी बात इसमें प्रारंभिक बात में क्या बताइए? अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन संबंधी एवं उनकी नियुक्ति संबंधी शक्ति केंद्र के पास है। तो ये 3 बातें, तो अपन कह सकते हैं इन 3 बातों को लिखकर अपन को ऐसे लिखना है, इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रारंभिक बातें एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को
पॉइंट है वो क्या है अपना आज का, वो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि प्रारंभिक बातों में संविधान में क्या बेटे एक रूपता, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें केवल संविधान को ही मतलब प्राथमिकता दी गई है। और किसको दी गई, ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार को। जब शक्तियाँ एक के पास होती है तो वही हमें क्या होता है एकात्मक। जैसे कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे संविधान के अंदर दीवानी और फौजदारी संबंधी मामले संपूर्ण देश केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब संपूर्ण देश में केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब कहने का है कि यदि कोई धन संबंधी विवाद हो, यदि कोई दंड मामला संबंधी विवाद हो, तो उसका निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है बेटे, सर्वोच्च न्यायालय। मतलब न्यायिक प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। ठीक है, अगला है संपूर्ण देश के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन है, तो वो भी इसमें राज्य को किसी भी प्रकार की कोई शक्ति इसमें नहीं है। ठीक है, अगला अखिल भारतीय सेवाएं। अब सर ये अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती है, तो जैसे अपन पढ़ते हैं तो IAS है, IPS है, IFS है। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनका सर्जन करती कौन है, केंद्र सरकार करती है। इनकी नियुक्तियां भी कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। जो हमारे राज्य के बड़े बड़े उच्च पदों पर जैसे कलेक्टर है, तो कलेक्टर का निर्वाचन या अपन कह सकते हैं कलेक्टर है जो उसकी परीक्षा कौन लेता है, केंद्र सरकार। उसी के द्वारा ये चुनकर आता है UPSC के द्वारा। और वो काम कहाँ पर करता है, राज्यों के अंदर करता है। कहाँ पे करता है, राज्यों पर। तो ये भी एक इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रारंभिक बातें एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को क्या करती है, प्रकट करती है। हमें इस प्रकार का मोड स्थापित करना है जिसमें हमें एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण प्रकट हो। ठीक है, तो पहली बात है बेटे इसका देख लो। ठीक है, तो इतनी सी बात इसमें याद रखना। अगला देखो 8 के बाद में 9 नंबर। नौ नंबर है आपके एकल संगठित न्याय व्यवस्था। एकल संगठित न्याय व्यवस्था है, ये भी हमारे संविधान में एकात्मक लक्षण को प्रकट करती है। अब जो ये एकल संगठित न्याय व्यवस्था है किस प्रकार से, अभी मैंने थोड़ी बहुत चर्चा भी की थी आपके सामने, इनको अपन विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले भारतीय संविधान में एकल संगठित न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय को बनाया गया। राज्य के उच्च न्यायालय केंद्र के उच्चतम न्यायालय के अधीन कार्य करता है। राज्य के जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार भारत के
राज्यों के सभी न्यायालय केंद्र के उच्चतम न्यायालय के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जो एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण माना गया। ठीक है, अब कैसे, एक बार देख लो। सबसे पहला होता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से नीचे होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से नीचे होता है, उच्च न्यायालय से नीचे होता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद में आता है जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के नीचे कौन सा आता है अपना अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के नीचे कौन सा आता है ग्राम न्यायालय। तो देखो ये चीज अपन को इसमें देखना है। पॉइंट क्या है अपना कि एकल संगठित न्याय व्यवस्था। कहने का मतलब है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है, एक बार उस चीज से अपन समझ सकते हैं, ये चीज अपन को लिखनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा, उच्चतम न्यायालय। इसके अंडर में ये सब न्यायालय काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि मेन कौन हुआ, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय हुआ तो ये हमें किसकी ओर प्रदर्शित कर रहा है, एकात्मक की ओर। कहने का मतलब है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो राज्य में है अलग अलग, लेकिन काम अंतिम रूप से, जैसे मान लो कि इसके विरुद्ध अपन अपील कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ग्राम न्यायालय के विरुद्ध अपील होती है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील होती है जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील होती है उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील होती है उच्चतम न्यायालय में। तो सर्वसर्वा अपना कौन सा हुआ, उच्चतम न्यायालय। तो यही बात मैंने इसमें लिखी। ठीक है, तो इसका प्रकार अपन कह सकते हैं कि एकमात्र देखा जाए तो अंत में ऐसा लगता है कि ये हमारा उच्चतम न्यायालय वो हमें एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर इंगित करता है। तो इस बात पर भी अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब देखो अगला एक बार देखो। तो देखो इसमें आगे 10 नंबर, जो विशेषता है वो हमारी क्या कहती है, देखो राज्यों को पारदर्शिता का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब सीपीएस में छोटा सा, ज्यादा लंबा नहीं। तो संविधान के अनुसार भारत का राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, 16वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1963 के द्वारा तय किया गया कि पक्ष पोषण राज्य को वाक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी।
इस प्रकार राज्य पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन कार्य करते हैं, जो एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। तो देखो बेटा, ये छोटी सी बात याद रखनी, ज्यादा इसमें लंबी है नहीं। तो इसमें देखो क्या बात बताई है कि राज्यों को प्रत्यक्षता का अधिकार नहीं। कहने का मतलब है कि भारत से अलग कोई भी राज्य नहीं हो सकता है, ठीक है। हालांकि जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखते हैं तो उनका अलग एक अपना संविधान होता है, अलग एक राज्य का एक अपना टारगेट होता है, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। कैसे कि संविधान के अनुसार भारत का राज्य अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। वो अलग अपने रीति रिवाज, अपने नियम, अपना संविधान नहीं बना सकता। उसका संविधान है जो कि केंद्र के अंडर में कार्य करेगा। अब अपन विशेष रूप से कह सकते हैं, जैसे पहले जम्मू कश्मीर का मसला था कि सर वो जम्मू कश्मीर तो अपना एक अलग संविधान बनाता था, तो वो एक धारा 370 के तहत उनको अस्थायी रूप से विशेष राज्य का दर्जा था, ठीक है। वो बना सकता था, उसे स्थिति हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त थी, ठीक है। लेकिन आपको पता है 3 स्थितियों में नहीं थी, तो वो भी एक हमें एकात्मक की ओर ले जाते हैं। जैसे मान लो कि जम्मू कश्मीर राज्य अकेला होते हुए भी वो कोई भी मामला सेना के मामले में कोई निर्णय नहीं ले सकता था, विदेशी मामलों में वो कोई निर्णय नहीं ले सकता था, और वो एक संचार के मामले में कोई निर्णय नहीं ले सकता था। मतलब है कि जम्मू कश्मीर अलग होते हुए भी इन 3 चीजों पर वो अपना निर्णय नहीं ले सकता था। तो इसका मतलब अब तो इसका लफड़ा ही खत्म है भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ये अलग हो चुका है, ठीक है। अब तो अपना जैसे राज्य होते हैं वैसे केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इसमें क्या बताया कि संविधान के अनुसार भारत का राज्य अलग नहीं हो सकता है। 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा यह तय किया गया पक्ष पोषण राज्य को। पक्ष पोषण का मतलब है जो अलग हुआ राज्य, जो झगड़े से अलग होकर हुआ राज्य, उसे बात मतलब बोलने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त नहीं होगी। मतलब वो अपने आकर और अपना यहाँ पे वर्चस्व जाहिर नहीं कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार राज्य पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन कार्य करते हैं, जो एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या माना जाता है बेटे, लक्षण माना जाता है। तो ये भी एक अपन को याद रखना, छोटा सा के ज्यादा इसमें नहीं, ठीक है। लिखिए। अब देखो अगली जो अपनी विशेष जो एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है वो आपके 11 नंबर है। सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब है कि ये भी मान लो किसी भी राज्य की सीमा में या उसका राज्य का निर्माण या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो उस संबंधित राज्य से कोई सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में केंद्र सरकार उस राज्य से नहीं पूछती है, वो अपने मन मर्जी से वो सीमाओं का क्या कर सकती है, परिवर्तन। इसका मतलब तो ये है कि राज्य केंद्र के अंदर है भाई। जब यदि मान लो कि राज्य से पूछता है तो वो एक अलग बात होती है, वो अपन संघात्मक कह सकते हैं, मिलकर करने वाला। लेकिन ये तो साफ मना कर दिया कि भाई सीमा में परिवर्तन करना है तो वो केवल संसद करेगी, इसमें राज्य का कोई रोल नहीं होगा, जो एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या माना जाएगा, लक्षण माना जाएगा। तो लिख सकते हैं, देखो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन संसद के द्वारा किया जाता है, जो कि साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, जिसमें संबंधित राज्य
से अनुमति नहीं ली जाती है, जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण माना गया। तो कहने का मतलब है कि अपन कह सकते हैं, छोटी सी बात याद रखनी, ज्यादा नहीं, कि सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। तो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन संसद के द्वारा किया जाता है, जो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। मतलब कौन सा बहुमत लाया जाता है? साधारण बहुमत, ठीक है, जिसमें संबंधित राज्य से अनुमति नहीं ली जाती, जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या माना जाता है? लक्षण माना जाता है। इसी के साथ यह आपका लेसन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब आगे नए अध्याय के साथ अपन मिलेंगे।